Hello everyone, welcome to Unacademy Olympiad Corner. I am Payal Agarwal and I am your biology educator. बेटा आज मैं आप लोगों के लिए NSO का एक चैप्टर लेकर आई हूँ पूरा का पूरा, जिसमें हम PYQs करेंगे। पिछले जो प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आए NSO में वो सारे के सारे हम देखेंगे आज, ठीक है। तो आप सबसे पहले बात करते हैं हम NSO। NSO है क्या बेटा? बेसिकली NSO की हम बात करें तो NSO इज अ नेशनल साइंस ओलंपियाड, मतलब कि नेशनल लेवल पर ये ओलंपियाड करवाया जाता है। और उसके बारे में आज हम थोड़ा देखेंगे कि जो फर्स्ट चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, उसके बाद उसके जो क्वेश्चंस आए हैं पहले प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम देखेंगे और 2022 का पेपर भी हम आज सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम चैप्टर के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ ओवरव्यू हम चैप्टर का लेंगे कि इस चैप्टर में बेसिकली चीज़ें क्या क्या हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा हम स्टार्ट करते हैं सेल से, ठीक है। सेल का मतलब क्या होता है, ठीक है। सेल की बात करें तो सेल जो है हमारी सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसको हम बोल देते हैं सेल, ठीक है। हमारी जो बॉडी है उसमें जितनी भी फंक्शंस, जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही है वो हमारे सेल के अंदर हो रही है, ठीक है। तो सेल क्या है? हमारी बॉडी की फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है या फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है। ये तो हो गई हमारी सेल की डेफिनेशन। अब हम बात करें बेटा कि सेल क्या है। देखो, हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात करें तो जो ऑर्गेनिज्म है वो बहुत सारी सेल से मिलकर बना हुआ है। तो जो सेल है, सबसे पहले तो सेल से मिलकर क्या बना हुआ है? देखो, सेल से मिलकर बने हुए हैं हमारे टिश्यू से मिलकर बना हुआ होता है हमारा ऑर्गन से मिलकर बने हुए होते हैं हमारे ऑर्गन सिस्टम, और पूरा ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक पूरे के पूरे होल ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करता है। तो यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म है उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो जाएगी? सेल हो जाएगी, ठीक है। सेल से मिलकर ऑर्गेनिज्म बनता है, सेल से टिश्यू से ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, देन ऑर्गन सिस्टम से पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे बेटा, सेल में बहुत सारे साइंटिस्ट यहाँ पर आए थे। जैसे कि हम बात करें एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक की, हम बात करेंगे रॉबर्ट हुक की, उसके बाद हम बात करेंगे रॉबर्ट ब्राउन की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रॉबर्ट हुक की। रॉबर्ट हुक जो थे हमारे साइंटिस्ट, उन्होंने डेड सेल की डिस्कवरी की थी। फिर उसके बाद आते हैं हमारे एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। तो जो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक है, जिन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी, तो उन्होंने सिर्फ सेल देखा, ठीक है। लेकिन जब हमारे रॉबर्ट ब्राउन साहब आए तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया बेटा, जो सेल एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक के थ्रू देखी गई थी, उन्होंने उस सेल के अंदर क्या बताया? न्यूक्लियस बताया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियस की डिस्कवरी है वो किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने की, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे न्यूक्लियस और सेल के अंदर कुछ फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो जो प्रोटोप्लाज्म है उसकी डिस्कवरी पुरकिंजे ने की, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ होता है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, और न्यूक्लियस के बाहर और सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ होता है उसको हम क्या बोल देते हैं? साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दोनों मिलकर बनाते हैं हमारे प्रोटोप्लाज्म, जिसकी डिस्कवरी की थी हमारे पुरकिंजे ने। फिर हम बात करते हैं सेल थ्योरी की। तो सेल थ्योरी में श्लीडेन एंड श्वान जो हमारे दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने सेल थ्योरी दी थी। लेकिन सेल थ्योरी उन्होंने दे तो दी, पर उन्होंने ये नहीं बताया कि सेल आई कहाँ से, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट जो थे हमारे रुडोल्फ विर्चो, जब वो आए तो उन्होंने बताया कि जो सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही मिलकर बना है, ठीक है। तो उन्होंने यही बोला कि सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो सेल पहले से प्रेजेंट थी उसी से नई सेल का फॉर्मेशन हुआ है, ये बोला हमारे रुडोल्फ विर्चो ने, ठीक है। तो ये थी हमारी सेल थ्योरी। अब उसके बाद हम बात करेंगे सेल के शेप की, साइज की, ठीक है। तो बेटा सेल के शेप की बात करते हैं हम सबसे पहले, ठीक है। सेल का जो शेप है वो डिफरेंट टाइप का होता है। जैसे कि हम बात करें लॉन्ग, स्पिंडल, ठीक है। तो जैसे लॉन्ग सेल की बात करेंगे तो लॉन्ग सेल जो हमारी होती है वो होती है नर्व सेल। स्पिंडल शेप की बात करेंगे तो स्पिंडल में हमारी हो जाएगी मसल सेल, ठीक है। और हम शेप की बात करें सेल की, तो शेप तो ये हो गया। साइज की बात करें तो अलग अलग साइज की सेल होती है। लॉन्ग होती है, लार्ज होती है। जैसे कि हम बात करें लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमंस तो वो हो जाएगी हमारी नर्व सेल।
लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमंस बात करें हम तो ओवम हो जाएगी, लेकिन अगर हम वैसे बात करें कि लार्जेस्ट सेल कौन सी, तो हमारी हो जाएगी ऑस्ट्रिच एग। जैसे ही फिर हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है कि जो पीपीएलओ है, माइकोप्लाज्मा, ठीक है, वो हमारी सबसे स्मॉलेस्ट सेल है, पूरे वर्ल्ड की स्मॉलेस्ट सेल जिसको हम बोलते हैं पीपीएलओ, ठीक है, प्लूरोल्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। उसके बाद हम बात करेंगे जैसे नर्व सेल जो होगी वो हमारी लॉन्गेस्ट सेल होगी। देन उसके बाद हम सेल की शेप हो गया, साइज हो गया। अब देखो सेल की स्ट्रक्चर की बात करें बेटा, तो सेल की जो स्ट्रक्चर है उसकी आउटर कवरिंग जो होती है हमारी, जैसे प्लांट सेल की हम बात करें तो प्लांट सेल में आउटर कवरिंग जो होगी हमारी वो होगी सेल वॉल, ठीक है। देन उसके जस्ट इनर कवरिंग जो होती है सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन के बाद हम बात करेंगे बेटा, सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स में होती है, लेकिन जब हम प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे तो सेल वॉल उनकी आउटर मेम्ब्रेन होती है। क्लियर है, ठीक है। अब यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स की हम बाद में बात करेंगे, पहले हम देख लेते हैं कि सेल के अंदर क्या क्या चीजें मिलती है। तो देखो सेल, पहली बात तो हम सेल को या ऑर्गेनिज्म को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट यूनिसेलर, सेकंड हम बात करेंगे मल्टीसेलर। यूनिसेलर वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा जो सिंगल सेल से मिलकर बने हुए थे, लाइक अमोइबा होता है हमारा, उसके अलावा हमारा पैरामीशियम होता है, यूग्लिना होता है, ठीक है, ये सब हमारे क्या है यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म। लेकिन जब हम बात करें मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स की तो हम बात करेंगे एनिमल्स की, प्लांट्स की, तो ये सब क्या है मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। अब प्लांट्स में हम सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन की बात करेंगे, लेकिन एनिमल्स में हम सेल वॉल की बात नहीं करते हैं क्योंकि वहां पर सेल वॉल जो है एब्सेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे बेसिक फीचर जो होते हैं सेल के। सबसे पहले सेल की जो बेसिक फीचर है वो सेल वॉल हो जाएगी, उसके बाद उसका न्यूक्लियस हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म भरा हुआ होता है वो होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर सेल, सबसे पहले हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन की, उसके बाद हम बात करेंगे सेल वॉल की, ठीक है। सबसे पहले हम सेल मेम्ब्रेन समझेंगे कि सेल मेम्ब्रेन होती क्या है। यूकैरियोट्स में आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है बेटा वो सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। सेल वॉल हमारी एब्सेंट होती है। सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो बनी हुई होती है लिपिड से, प्रोटीन से और कार्बोहाइड्रेट से। ये फ्लेक्सिबल होती है, इजीली बाइंड हो जाती है और ये सेल को शेप प्रोवाइड करने में हेल्प करती है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। लेकिन हम बात करें अब सेल वॉल की। सेल वॉल क्या होती है बेटा, हार्ड होती है, रिजिड होती है और ये क्या करती है इम्परमेबल होती है किसी भी सब्सटेंस के लिए, ठीक है। सेल वॉल जो है वो प्लांट्स की आउटर मोस्ट कवरिंग है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन जो है वो सभी में मिलेगी, ठीक है। सेल वॉल जो है वो उसकी रिजिडिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करती है, सेल को इजीली खराब नहीं होने देती है। प्लांट्स में हम बात करें तो सेल वॉल जो होती है वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, ठीक है। फिर अब इसके बाद हम बात करेंगे थर्ड कंपोनेंट सेल मेम्ब्रेन हो गया। सेकंड हम बात करेंगे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है बेटा, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होता है, सेल होती है। लेकिन यहाँ पर हम बात करें न्यूक्लियस की तो यूकैरियोट्स में जो न्यूक्लियस है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, लेकिन प्रोकैरियोट्स में हम बात करें जिनकी सेल कंप्लीटली बनी हुई नहीं है उनमें सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं वो भी कंप्लीटली बने हुए नहीं है, तो वो होते हैं हमारे प्रोकैरियोट्स, ठीक है। जो सेल ऑर्गेनेल्स होंगे प्रोकैरियोट्स के उनमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं, उनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो एब्सेंट होती है, लैक मेम्ब्रेन होती है उनमें, ठीक है। लेकिन यूकैरियोट्स में जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उनमें सभी में सेल ऑर्गेनेल्स के ऊपर मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती है, चाहे वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड हो चाहे वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड हो, क्लियर है। तो यहाँ पर जो हमारा न्यूक्लियस है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, ठीक है। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर न्यूक्लियोपोर मिलते हैं। जो न्यूक्लियोपोर क्या करते हैं, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वहां से न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म है उन दोनों के बीच का ट्रांसपोर्टेशन कौन करेगा, न्यूक्लियर पोर, ठीक है। न्यूक्लियोपोर के थ्रू ये पॉसिबल है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म की। तो बेटा साइटोप्लाज्म की हम बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे ऑर्गेनेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, हम एक एक करके पढ़ेंगे सब चीजों को, ठीक है। तो देखो प्लांट सेल इज आउटर मोस्ट कवरिंग, प्लांट सेल की हम बात करेंगे तो आउटर मोस्ट कवरिंग हो जाएगी सेल वॉल और प्रोटोप्लास्ट दोनों मिलकर यहाँ पर प्लांट सेल बनाएगी, ठीक है। अगर सेल वॉल भी प्रेजेंट है और प्रोटोप्लास्ट भी प्रेजेंट है तो हम कह सकते हैं कि ये प्लांट सेल है। लेकिन अगर हम आगे बात करें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लास्ट की, तो यहाँ पर आ गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लास्ट। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होगी वो मैंने बोला था कि प्लांट्स में ही हो, प्लांट्स में सिर्फ सेल वॉल होती है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सब में प्रेजेंट है। अब यहाँ पर हम सेल वॉल की बात ही नहीं कर रहे हैं, सेल वॉल एब्सेंट है मतलब। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लाज्म दोनों मिलकर बनाते हैं हमारा प्रोटोप्लास्ट, क्लियर है। सेम जब हम बात करेंगे कि प्रोटोप्लाज्म की, तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, जो न्यूक्लियस का फ्लूइड होता है और जो
सेल के अंदर का फ्लूइड होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों मिलकर हमारा प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं, ठीक है, जो पुरकिंजे ने डिस्कवर किया था, अभी जस्ट मैंने बताया, ठीक है। तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म इन दोनों को मिलाकर हम बोल देंगे प्रोटोप्लाज्म। अब न्यूक्लियस को हम अलग से पढ़ते हैं और साइटोप्लाज्म को हम अलग पढ़ते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस की हम बात करें तो इसमें 4 चीजें हमें यहाँ पर मिलेगी। फर्स्ट हमें मिलेगा न्यूक्लियर एनवेलप, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है। सेकेंडली हमें यहाँ पर क्या मिलता है, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, ठीक है। थर्ड हम बात करेंगे यहाँ पर तो हमें मिलेगा यहाँ पर न्यूक्लियो, एक सेकेंड, हाँ, थर्ड हम यहाँ पर बात करेंगे जब एक फर्स्ट तो होगा हमारा न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है। सेकंड हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस। थर्ड हमारा हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म और फोर्थ हमारा यहां पर हो जाएगा क्रोमेटिन नेटवर्क, ठीक है, क्रोमेटिन नेटवर्क। तो ये चारों चीजें मिलकर न्यूक्लियस को बनाती है, या हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस इन चारों चीजों से कंसिस्ट होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर हम बात करें न्यूक्लियर एनवेलप की, तो बेटा न्यूक्लियर एनवेलप जो होता है उसके ऊपर ऐसे पोर्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये पोर्स क्या करते हैं, जो न्यूक्लियोप्लाज्म है और साइटोप्लाज्म है उन दोनों के बीच में जो भी चीजों की ट्रांसपोर्टेशन होगी वो इन न्यूक्लियर पोर के थ्रू पॉसिबल है, क्लियर है। और ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है ये साइटोप्लाज्म को सेपरेट करता है न्यूक्लियोप्लाज्म से। फिर हम बात करेंगे न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, ठीक है, ये पार्ट है न्यूक्लियस का। तो ये न्यूक्लियोलस जो है न्यूक्लियस के अंदर मिलेगा, जिसको हम प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। फिर हम बात करेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म की, तो जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होगा उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे, और उस न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है क्रोमेटिन नेटवर्क, न्यूक्लियोलस। ये दोनों चीजें न्यूक्लियोप्लाज्म में होती है। न्यूक्लियोलस मैंने बता दिया है। अब हम बात करते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क की। बेटा क्रोमेटिन नेटवर्क इज अ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, ये हमारी जितनी भी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन है उनको कैरी करके रखता है, ठीक है, और ये क्या करता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करता है। तो ये क्रोमेटिन नेटवर्क का बेसिकली काम क्या हो गया, हमारी जो इंफॉर्मेशन है जेनेटिक इंफॉर्मेशन उसको कैरी करता है और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करता है। क्रोमेटिन नेटवर्क जो होते हैं बेटा वो बने हुए होते हैं प्रोटीन एंड डीएनए के, ये बात ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है क्वेश्चन, ठीक है। अब हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। तो साइटोप्लाज्म की बात करें बेटा तो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इससे बना हुआ होगा, मतलब साइटोप्लाज्म जो है वो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट और हाइलोप्लाज्म से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं साइटोप्लाज्मिक कंटेंट की। अब हम बात करते हैं साइटोप्लाज्मिक कंटेंट क्या होता है। देखो बेटा साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जो होता है उसमें कई सारे तो सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे और उसमें एर्गास्टिक बॉडी भी प्रेजेंट होगी। हम एर्गास्टिक बॉडी को सेल ऑर्गेनल्स नहीं बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये नॉन लिविंग होती है, बट ये कुछ ना कुछ फंक्शन वहाँ परफॉर्म करती हैं, इसीलिए इनको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सेल ऑर्गेनल की बात करें सबसे पहले तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, 3 टाइप के सेल ऑर्गेनल्स मिलेंगे, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, डबल मेम्ब्रेन बाउंड और नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल। तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल जो है हमारे, उसमें हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ेंगे, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, ग्लाइकोसोम और पैरोक्सिसोम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है बेटा 2 टाइप की होती है, एसईआर और आरईआर। एसईआर जो होगी वो लिपिड का सिंथेसिस करेगी, स्टेरॉइड का सिंथेसिस करेगी, लेकिन जो आरईआर होगी जिनपे प्रोटीन प्रेजेंट है या फिर हम बोल सकते हैं राइबोसोम्स प्रेजेंट है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स जहां प्रेजेंट होंगे उनको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे, और ये हमारी प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती है, क्लियर है। ये हमारी आरईआर जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस करेगी और एसईआर जो है हमारी वो लिपिड और स्टेरॉइड सिंथेसिस करती है। उसके बाद जो हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सिस्टरने वाले पार्ट्स हैं उससे हमारी यहाँ पर गोल्गी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। और गोल्गी बॉडी हमारी बॉडी में करती क्या है, देखो गोल्गी बॉडी जो होती है बेटा वो पैकेजिंग करती है, किसकी पैकेजिंग करेगी, वो प्रोटीन की पैकेजिंग करेगी। इसीलिए गोल्गी बॉडी के 2 मेन फंक्शन होते हैं, एक तो पैकेजिंग और एक हम इसको बोलते हैं सिक्रीटरी इन नेचर। फर्स्ट ये करेगी प्रोटीन पैकेजिंग, ठीक है, मतलब कि जो प्रोटीन के पार्टिकल्स होंगे, जो राइबोसोम ने प्रोटीन सिंथेसिस किया, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या प्रेजेंट थी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर
राइबोसोम्स प्रेजेंट थे जो प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे थे। तो वो प्रोटीन सिंथेसिस जब किया तो वो गोल्गी बॉडी के पास आया, ठीक है। जैसे ही वो गोल्गी बॉडी के पास आएगा तो वो प्रोटीन जो है, अब ये गोल्गी बॉडी क्या करेगी, उसको पैक करेगी, एक तरीके से डब्बे में पैक करते हैं ना जैसे हम चीज़ों को पैकेजिंग करने के लिए, तो वो पैकिंग करती है प्रोटीन्स की, और उसके बाद वो जहाँ पर उन प्रोटीन्स की जरूरत होती है उनको वहाँ पर पहुँचा देती। तो इसीलिए हम इनको पैकेजिंग बोलते हैं। फर्स्ट इसका जो फंक्शन है वो है पैकेजिंग, और सेकेंड है सिक्रीटरी इन नेचर। जो ये सिक्रीट करती है वो उससे लाइसोसोम्स बनते हैं, और लाइसोसोम्स जो है हमारी बॉडी के सुसाइडल बैग्स भी हम उनको बोलते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर बॉडी में जा रहा है तो उस फॉरेन पार्टिकल को क्या करती है, ये खत्म करती है, उसको हटाने का काम करती है लाइसोसोम्स, ठीक है। इसीलिए हम इनको बोल देते हैं सुसाइडल बैग। जितनी भी हमारी या फिर सेल के अंदर जो इन्फेक्शन है उसको भी खत्म करने का काम लाइसोसोम्स का ही है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे ग्लाइकोसोम और पैरोक्सिसोम्स की। पैरोक्सिसोम्स जो होते हैं वो एनिमल्स में सेल डिवीजन, मतलब ये पैरोक्सिसोम एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं, ग्लाइकोसोम्स प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं जो सीड की जर्मिनेशन में हेल्प करते हैं। फिर हम डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल की बात करते हैं जल्दी जल्दी। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, हम दो ऑर्गेनेल यहाँ पे पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया जो है बेटा उसकी आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन की बात करते हैं। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो स्मूथ होती है, लेकिन इनर मेम्ब्रेन जो होती है उसमें फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं लाइक दिस। ये माइटोकॉन्ड्रिया है और ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऐसे फोल्ड्स प्रेजेंट है जिनको हम बोलते हैं क्रिस्टे, ठीक है। इन क्रिस्टे पर प्रेजेंट होते हैं बेटा फर्नांडिस पार्टिकल, या जिनको हम बोलते हैं F1 और F0 पार्टिकल, जो एटीपी सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं प्लास्टिड की। जो प्लास्टिड की हम बात करें बेटा, प्लास्टिड जो होते हैं प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, और ये तीन टाइप के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। वो हम आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें देख लेंगे वहाँ पर, ठीक है। फिर नॉन मेम्ब्रेनस की हम बात करें तो नॉन मेम्ब्रेनस में आ जाएंगे हमारे राइबोसोम, सेंट्रोसोम और माइक्रोट्यूब्यूल्स। राइबोसोम्स जो होते हैं बेटा दो टाइप के होते हैं, 70S और 80S। 70S टाइप के राइबोसोम्स जो होंगे वो प्रोकैरियोट्स में मिलेंगे, और 80S टाइप के जो राइबोसोम्स हैं बेटा वो यूकैरियोट्स में मिलेंगे, लेकिन यूकैरियोट्स में साथ ही साथ 70S टाइप के राइबोसोम्स में मिलते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना भूल गई कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है बेटा इसके पास खुद का डीएनए होता है और खुद के राइबोसोम्स होते हैं, डीएनए और प्लास्टिड के पास, ठीक है। दोनों के पास अपने राइबोसोम और अपना डीएनए दोनों के पास होता है, ठीक है। डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है, ठीक है। तो इनके पास जो डीएनए होता है ना बेटा खुद का, वो कैसा होता है, सर्कुलर डीएनए होता है। और इनके पास जो प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया के पास जो राइबोसोम्स होंगे वो 70S टाइप के होंगे। ये मेन पॉइंट है, ये ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। नॉन मेम्ब्रेनस में तीन सेल ऑर्गेनेल्स है, राइबोसोम, सेंट्रोसोम और माइक्रोट्यूब्यूल्स। राइबोसोम्स बता चुकी हूँ मैं, ठीक है, दो टाइप के होते हैं। सेंट्रोसोम जो सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, देन उसके बाद माइक्रोट्यूब्यूल्स जो फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर। फिर हम बात करते हैं लास्ट एर्गास्टिक बॉडीज की। बेटा एर्गास्टिक बॉडीज मैंने बोला था नॉन लिविंग होती है, लेकिन ये कुछ ना कुछ फंक्शन करती है सेल के अंदर, इसीलिए हम इनको पढ़ेंगे। तो वैक्यूल और ग्रेन्यूल्स यहाँ पर दो एर्गास्टिक बॉडी है बेटा। वैक्यूल्स की हम बात करें तो वैक्यूल्स जो है 50 to 90% जो पार्ट होता है सेल का वो उसको कंसिस्ट करके रखती है, ठीक है। तो 50 से 90% जो पार्ट होता है प्लांट सेल में वो वैक्यूल कवर करती है, और ग्रेन्यूल्स जो होते हैं ये स्टार्च को स्टोर करके रखते हैं या फूड को स्टोर करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये था हमारे चैप्टर का ओवरव्यू, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। चलो फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, प्रीवियस ईयर के हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे अब सेल के। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है सेल का, देखो अमाइलोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट एंड एल्यूरोप्लास्ट बिलोंग टू कैटेगरी ऑफ प्लास्टिड। अब इसने ये तो बोल दिया कि ये प्लास्टिड है तीनों, बट ये तीनों कौन से टाइप का प्लास्टिड है। हमने पढ़े थे अभी तीन टाइप के प्लास्टिड होते हैं हमारे, जैसा कि यहाँ बता रखा है क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। बेटा क्लोरोप्लास्ट जो हमारा प्लास्टिड होगा वो ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, और ये हमारा फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा, ठीक है। इसीलिए फर्स्ट आंसर तो हमारा बिल्कुल भी नहीं होगा। सेकंड हमें बोला गया है क्रोमोप्लास्ट। बेटा क्रोमोप्लास्ट की हम बात करें तो ये अदर देन ग्रीन जितने भी कलर होते हैं उन सभी को शो करता है। ये हमारा जो प्लास्टिड है अदर देन ग्रीन कलर शो करता है बेटा, ठीक है। अब हम बात करें अदर देन ग्रीन की, तो इसके पास जितने भी कलर हैं जैसे हमें प्लांट में दिखते हैं पर्पल, येलो, ठीक है, ब्राउन, ये सब जो रेड, पिंक, ये जितने भी कलर हमें दिख रहे हैं ना, ऑरेंज, तो ये सब क्रोमोप्लास्ट की वजह से। और ये क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो फॉर पॉलिनेशन इनको हम बोल सकते हैं। लेकिन हम बात करें ल्यूकोप्लास्ट की, तो बेटा ये हमारा क्या करेगा, फूड स्टोरेज में
हेल्प करता है, ठीक है, फूड स्टोरेज में हेल्प करता है, ठीक है। और ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं हमारे 3 तरीके के हम यहाँ पे बोलेंगे, अमाइलोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट जो होता है वो स्टार्च को स्टोर करता है, एल्यूरोप्लास्ट जो होता है वो ऑयल स्टोरेज में हेल्प करता है, और एल्यूरोप्लास्ट जो होता है हमारा वो प्रोटीन के स्टोरेज में हेल्प करता है। सो बेसिकली हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा। क्लियर है क्वेश्चन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो आंसर इज सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिफर टू द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एक्स वाई एंड जेड। हमें यहाँ पर बेटा एक्स वाई एंड जेड तीनों के बारे में बताना, और एक डायग्राम हमें दे रखा है, और ये जो डायग्राम है बेटा ये हमारा है माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम है ये। माइटोकॉन्ड्रिया के डायग्राम में एक्स वाई और जेड तीनों फाउंड करने हैं हमें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में एक बार कलर चेंज करते हैं। यहाँ पर ये हमें बता रहा है वाई। वाई बेटा अभी जस्ट मैंने तुम लोगों को एक डायग्राम बनाया था ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया का, और मैंने यहाँ पर ऐसे बताए थे कि ये जो ऐसे फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टे, जिन पे फर्नांडिस पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, F1 और F0 पार्टिकल्स ऐसे प्रेजेंट होते हैं इन पे, ठीक है। तो वाई तो देखो अब यहाँ पर क्या बोला गया वाई के लिए, वाई इज अरेंज्ड इन कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न इन डिफरेंट सेल्स एंड आर बियर ऑक्सीजोम्स, जिनको हम ऑक्सीजोम्स भी बोलते हैं, ठीक है। फर्नांडिस पार्टिकल बोल दो, F1 F0 पार्टिकल बोल दो, या फिर ऑक्सीजोम्स बोल दो, ये स्टेटमेंट तो हमारा करेक्ट है। लेकिन हमसे यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछा गया है। थर्ड ऑप्शन दे रखा है हमारा, Z कंटेन्स रेस्पिरेटरी एंजाइम्स लिपिड आरएनए। Z यहाँ पर देखो बेटा ये फर्नांडिस पार्टिकल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये क्या होगा, लिपिड आरएनए और एंजाइम्स को स्टोर करके रखते हैं, बिल्कुल सही है। रेस्पिरेटरी एंजाइम्स को कंटेन करके रखते हैं, जिसकी वजह से सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो पॉसिबल होता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोला था, X इज फ्रीली परमिएबल टू स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। X के लिए बेटा इनर मेम्ब्रेन फ्रीली परमिएबल नहीं होती है किसी भी पार्टिकल्स के लिए। वो इनर मेम्ब्रेन है जिसपे फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्रिस्टे बोलते हैं इनको, ठीक है। ये किसी भी चीज के लिए परमिएबल नहीं होती है। सो हमको यहाँ पर इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा था, और हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन भी ए आंसर हो जाएगा हमारा। क्लियर है? ठीक है, क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम है, और यहाँ पर जो है इनको हम क्रिस्टे बोलते हैं जिनके ऊपर ऑक्सीजोम्स प्रेजेंट होते हैं, और वाई के लिए बोला गया है, ठीक है। और जेड के लिए बोला गया है कि जो ऑक्सीजोम्स होते हैं या जो ये पार्टिकल्स हैं, जो जेड के लिए बोला गया है कि जेड कंटेन करके रखता है रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, बिल्कुल सही है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया था एक्स इज फ्रीली परमिएबल, तो ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। सो आंसर इज ए। क्लियर है? चलो आगे देखो, इसका आंसर भी ए दे रखा है ये। चले आगे। थर्ड वन इज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द ऑप्शन विच करेक्टली फिल्स अप द ब्लैंक। यहां पर हमें फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है, ठीक है। तो फिल अप करना है, बोला गया स्टेटमेंट व्हेन अ सेल इज पुट इन अ सॉल्यूशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन अकर्स एंड द सेल, मतलब कि किसी भी सेल को हम एक हायर कंसंट्रेशन में डाल रहे हैं, ठीक है। ये हायर कंसंट्रेशन वाला बीकर हमने एक ले लिया है बेटा। इस बीकर का कंसंट्रेशन कैसा है, बहुत ज्यादा हायर है, ठीक है। लेकिन जो सेल हमने डाली है, ये सेल है मान लो, इसका कंसंट्रेशन कैसा है, लो है, ठीक है। इसका कंसंट्रेशन लो है सेल के अंदर का। तो यहां पर क्या होगा, सेल के साथ क्या होगा, ये सेल है, इसका कंसंट्रेशन कम है, तो यहां पर पूछा गया है कि सेल क्या होगी। तो देखो बेटा हायर मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट होता है, तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट होता है वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है, ठीक है। किसी भी मीडियम में हम बात करें अगर, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है, लेकिन ये डिफ्यूजन में। लेकिन हम ऑस्मोसिस की बात करें तो बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, अगर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हाई से लो की तरफ हो तो उसको हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। और ऑस्मोसिस हमारा 2 टाइप का था, एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस। अगर सेल के अंदर चीजें जा रही है तो एंडोऑस्मोसिस होगा, लेकिन अगर सेल के बाहर चीजें जा रही है सेल से तो वो एक्सोऑस्मोसिस होगा। तो यहाँ पर हमें क्या बोला गया है बेटा कि व्हेन अ सेल इज पुट इन सॉल्यूशन हायर कंसंट्रेशन, अगर हायर कंसंट्रेशन वाले
सॉल्यूशन में हमने सेल को डाला है, मतलब यहाँ का कंसंट्रेशन तो पहले से ज्यादा है, यहाँ का कंसंट्रेशन कम है, तो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट कैसे होगा बेटा, ये सेल ना, इसका जो वाटर मॉलिक्यूल होगा वो बाहर की तरफ आएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट है हाई से लो होगा, तो यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन होगा वाटर का, तो यहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल्स बाहर जाएंगे, जैसे ही वाटर के मॉलिक्यूल्स बाहर जाएंगे तो सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, ठीक है। और अगर हम प्लांट्स में बात करें तो सेल क्या हो जाएगी, प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारा एक्सोऑस्मोसिस आएगा और सेल विल श्रिंक, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, एक्सोऑस्मोसिस होगा, सेल के अंदर से मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट बाहर की तरफ होगा, बाहर की तरफ चीजें आएंगी और सेल जो है वो श्रिंक हो जाएंगी, ठीक है। आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया प्लांट सेल डज नॉट बर्स्ट इन अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बिकॉज, बेटा बोला गया है कि सेल जो है वो बर्स्ट नहीं होती है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। क्यों नहीं होती है, क्योंकि बेटा जो सेल है, ठीक है, और वो भी कौन सी, प्लांट सेल। बेटा प्लांट सेल की बात करें तो मैंने जस्ट अभी बताया कि प्लांट सेल जो होती है उसके ऊपर एक आउटर कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल, और ये जो सेल वॉल होती है प्लांट्स में ये क्या करती है, यहाँ पर सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, सेल को फटने से बचाने में हेल्प करती है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर सेल जो होगी वो बर्स्ट नहीं होगी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। तो इसका आंसर हम दे सकते हैं, 4 ऑप्शन हमें दिए गए, ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है, इट्स सेल शेप, जो सेल का शेप होगा इज मोर कंसंट्रेटेड, नो बिल्कुल गलत, इट्स सेल वॉल रेजिस्ट बर्स्टिंग, ये आंसर हो जाएगा हमारा बी। थर्ड ऑप्शन इट्स सेल शेप इज रिच इन सेल्यूलोज, बिल्कुल गलत, आंसर इज बी, ठीक है बेटा। बी आंसर इसका होगा कि जो प्लांट सेल है वो कभी भी बस्ट नहीं होती है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी सेल जो है वो रेजिस्ट होती है बस्टिंग से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अब, आंसर इज बी, ठीक है। हाँ, द किचन ऑफ द सेल, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो सभी को पता है, क्लास 3rd 4th सभी में हम पढ़ते हैं, ठीक है। किचन ऑफ द सेल क्या होता है, प्लास्टिड होता है हमारा, ठीक है। कौन सा प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, क्लियर है, क्लोरोप्लास्ट इज अ किचन ऑफ द सेल। तो यहाँ पर ये हमारी क्या हो गई, गोल्गी बॉडी, ठीक है। तो ये आंसर नहीं है, ये हमारा क्या है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के पास क्या होता है बेटा, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, और इस ग्रीन कलर के पिगमेंट को हम बोलते हैं क्लोरोफिल, ठीक है। ये जो क्लोरोफिल होता है ये हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में, इसीलिए हम इसको बोल देते हैं किचन ऑफ द सेल। ये खुद का फूड खुद बनाने में हेल्प करता है, आंसर इज ए, ये राइबोसोम्स है, ठीक है, इसीलिए ये आंसर तो बिल्कुल नहीं होगा। और ये हमारी क्या हो जाएगी, न्यूक्लियस प्लस एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ये हमारा न्यूक्लियस है और इसके ऊपर जो ये है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, ठीक है। सो आंसर ये नहीं होगा, आंसर जो होगा हमारा ए आंसर बिल्कुल करेक्ट है, क्लोरोप्लास्ट, द किचन ऑफ द सेल इज क्लोरोप्लास्ट, इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, पता है ना, अभी जस्ट बताया मैंने। चले आगे, देखो आंसर इज ए। नेक्स्ट, X is present in all eukaryotic cells except mammalian RBC sieve tube cells of phloem and tracheids and vessels of xylem। तो X क्या होगा बेटा, बोला गया है कि कोई X है जो प्रेजेंट है ऑल यूकैरियोटिक सेल में, ठीक है। जितनी भी यूकैरियोटिक सेल है सब में प्रेजेंट है X, लेकिन किस में एब्सेंट है, मैमेलियन आरबीसी में, सीव ट्यूब में, और फ्लोएम की जो सीव ट्यूब है उनमें, और ट्रैकेट्स एंड वेसल्स में, ठीक है बेटा। मैं यहाँ पे आंसर जो है इसका देखो, फर्स्ट ही आंसर होगा इसका न्यूक्लियस। क्यों होगा, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में, सब में प्रेजेंट होती है बिल्कुल, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट भी, ठीक है। लेकिन न्यूक्लियस की हम बात करें तो आरबीसी जो होती है, या हम बात करें सीव ट्यूब ऑफ फ्लोएम की, या फिर हम बात करें ट्रैकेट्स एंड वेसल्स की, तो बेटा ये डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस होते हैं, डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, इनके शेप की वजह से। जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पे आरबीसी का जो शेप होता है बेटा कुछ ऐसा होता है, डिस्क लाइक, ठीक है, डिस्कॉइडल शेप होता है, चपटा होता है, जिसकी वजह से इसका जो न्यूक्लियस है अर्ली स्टेज में तो होता है, लेकिन जब ये मैच्योर होती है आरबीसी के मैच्योर होने के बाद जो इसका न्यूक्लियस है वो
डिवाइड हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर एक्सेप्ट जो बोला है एक्स क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे न्यूक्लियस हो जाएगा। ठीक है, आंसर इज ए। क्लियर है, चले आगे, देखो आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पे बोला गया है कि जितने भी हमारे यूनिसेलुलर एल्गी की हम बात करें, ठीक है, तो यूनिसेलुलर एल्गी में एक्स एंड वाई, हम दो एल्गी यहाँ पर ले रहे हैं, एल्गी एक्स एंड एल्गी वाई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑफ सेम स्पीशीज के लिए वेयर टेकन एंड क्लोरोप्लास्ट, जिनके पास क्लोरोप्लास्ट है वेयर रिमूव। हम क्या कर रहे हैं, जो एक्स सेल एक्स है उसमें से क्लोरोप्लास्ट को रिमूव कर रहे हैं। अगर हम क्लोरोप्लास्ट को रिमूव कर देंगे मतलब कि अब वहां पर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। ठीक है, याद रखना ये वाला पॉइंट। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, दे बोथ वेयर केप्ट इन ब्राइट सनलाइट फॉर फ्यू आवर्स, के लिए हमने उसको सनलाइट में रख दिया, एंड देन आयोडीन टेस्ट वॉज परफॉर्म्ड ऑन देम, और उनके ऊपर हमने फिर आयोडीन का टेस्ट करवाया। व्हाट विल बी रिजल्ट, व्हाट विल बी द रिजल्ट, तो रिजल्ट क्या होगा बेटा, हमने क्या किया, एक कोई एक्स एल्गी थी उसको हमने क्या कर दिया, उसका क्लोरोप्लास्ट ही रिमूव कर दिया। बेटा अगर क्लोरोप्लास्ट हम रिमूव कर देंगे किसी प्लांट की सेल का, तो वहां पर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो कोई भी प्रोसेस नहीं होगी, मतलब वहां पे स्टार्च बना ही नहीं ना। अब स्टार्च नहीं बनेगा तो आयोडीन टेस्ट में क्या होगा, जब हम आयोडीन टेस्ट करवाएंगे दोनों का, तो यहाँ पर एक्स में तो कोई चेंजेस नहीं होगा, लेकिन जो वाई है यहाँ पर उसमें चेंजेस होगा, क्योंकि उसका तो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट था और उसका क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होने की वजह से वहाँ स्टार्च भी बन रहा था। तो यहाँ पर जो वाई होगा बेटा वो ब्लू एंड ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हमारा होना चाहिए सेल वाई विल, सी आंसर हमारा यहाँ पर होगा, सेल वाई विल टर्न ब्लू एंड ब्लैक। ठीक है, आंसर सी इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, देखो ये आंसर 7 का सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर 8। रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज देम एज ट्रू एंड फॉल्स 1। देखो बेटा हमें यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स बताने हैं कि कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू है एंड कौन कौन से स्टेटमेंट फॉल्स है। तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट बोला गया है कि ग्रेनम इज द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वेयर एज स्ट्रोमा इज द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। बेटा बिल्कुल ये ऑप्शन गलत है। क्यों? क्योंकि इसने जस्ट उल्टा दे दिया है। हम बात करेंगे ग्रेनम की, तो ग्रेनम इज अ साइट ऑफ लाइट रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि ग्रेनम की हम जब बात करें बेटा तो इसके पास क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट प्रेजेंट होता है और इस क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से ये करता है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पर ग्रेनम अगर उसके पास क्लोरोफिल है तो वो फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस कब होगा बेटा, जब लाइट निकलेगी तभी तो होगा ना, जब सूर्य जी आएंगे तब फोटोसिंथेसिस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये लाइट रिएक्शन के लिए होता है। ठीक है, और स्ट्रोमा जो उसके अंदर भरा हुआ फ्लूइड है, स्ट्रोमा वो डार्क रिएक्शन, बेटा एंजाइम्स काम करते हैं वहां पे, तो इसीलिए हमारा स्टेटमेंट 1 जो है फॉल्स है, हम यहाँ लिख देते हैं। स्टेटमेंट 2 की बात करें तो लाइजोसोम्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग। बिल्कुल ठीक है बेटा, लाइजोसोम्स जो हैं वो मेटामॉर्फोसिस के दौरान फ्रॉग में यहाँ पर क्या करते हैं, फ्रॉग में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर हम बात करें थर्ड स्टेटमेंट की, ये हमारा ट्रू हो गया। ठीक है, ईच 70S राइबोसोम्स कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज 50S सब यूनिट एंड स्मॉल जो होती है वो 30S। बिल्कुल सही है बेटा, ट्रू है ये, क्योंकि जो हम बात करें 70S राइबोसोम्स की, ठीक है, 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स की, तो उसकी 2 सब यूनिट होती है, एक तो होती है हमारी 50S और एक होती है हमारी 30S। ठीक है, सेम जब हम बात करेंगे 80S की, तो 80S भी जो है वो 2 सब यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है यहाँ पर। ठीक है, 60 और 40। क्लियर है, 60S और 40S। सो आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये ट्रू है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, ये फॉल्स है। लास्ट स्टेटमेंट एक बार स्टडी करते हैं। हम बोला गया है द क्रोमोसोम इन विच द सेंट्रोमियर इज नियर द एंड एंड कॉन्सिक्वेंटली इट्स वन आर्म इज वेरी शॉर्ट एंड द अदर आर्म वेरी लॉन्ग इज कॉल्ड एक्रोसेंट्रिक। बिल्कुल सही है बेटा, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम होता है। अगर हम बात करें क्रोमोसोम्स की तो बेसिकली क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर हम सभी ने ऐसा देखा है, लेकिन हम एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम की बोले
तो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स जो होगा उसका एक आर्म छोटा होगा और एक आर्म लॉन्ग होगा, ठीक है, इसी को हम एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा ट्रू हो गया, मतलब एक फर्स्ट स्टेटमेंट जो है हमारा वो फॉल है, बाकी तीनों ट्रू है। ऐसा ऑप्शन हमें बी ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है, तो आंसर इज बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर इज बी, ठीक है। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 9, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। ऑल मेंबर्स ऑफ द अग्रवाल फैमिली, ठीक है, जितने भी मेंबर्स है अग्रवाल फैमिली के, कैन रोल देयर टंग, उनकी जो टंग है उसको रोल कर सकते हैं। उसकी पूरी फैमिली के मेंबर्स, चाहे वो ऐसे हो या ऐसे हो, कैसे भी कोई एक शेप बना लेते हैं। अग्रवाल फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो सभी एक तरीके से अपनी टंग को रोल कर सकते हैं। तो विच ऑफ द पार्ट लेबल्ड इन द गिवन फिगर कैरीज इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस कैरेक्टर? बेटा इसका आंसर हमारा क्रोमोसोम होगा। क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम्स जो होते हैं हमारे वो हेरिडिटरी मटेरियल को कैरी करके रखते हैं, ठीक है, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास आउट होता है। तो यहाँ पर जो बोला गया है कि पूरी की पूरी अग्रवाल फैमिली में एक कैरेक्टर ऐसा है उनकी टंग को रोल करने वाला, तो वो हर किसी में नहीं होता बेटा, ठीक है। तो ये जो कैरेक्टर है अग्रवाल फैमिली के सभी मेंबर्स में प्रेजेंट है, मतलब कि वो जो इनका क्रोमोसोम्स है वो कैरी करके रख रहा है। तो आंसर हमारा यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सही होगा, तो हमारा क्यू इज बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। हमारा जो क्यू है वो सही हो जाएगा। ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो हमारा हेरिडिटरी मटेरियल कंटेन करके रखते हैं, तो आंसर इज बी, बिल्कुल सही आंसर जो होगा हमारा वो बी हो जाएगा। क्लियर है? चले आगे, ये देखो आंसर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 बोला गया है, स्टडी द गिवन फिगर केयरफुली, इन विच डायरेक्शन द नेट मूवमेंट ऑफ वाटर विल टेक प्लेस। बेटा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमें थोड़ा सा दे रखा है कि जो की पॉइंट्स है कि ये वाला जो O है वो वाटर मॉलिक्यूल बोलेंगे हम उसको, और ये वाला जो है उसको हम सॉल्यूट मॉलिक्यूल बोलेंगे, ठीक है। चाहे तो हम थोड़ा सा इसको करेक्ट कर सकते हैं, लाइक ये जो है हमारे, ये तो हमारे वाटर मॉलिक्यूल हो जाएंगे, ये जो मैं रेड कर रही हूँ ये हमारे सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। ये देख लो क्लियरली विजिबल हो जाएगा अब आपको, ये रेड जो है सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, अब अच्छे से दिखेगा। तो बेटा यहाँ पर बोला गया है हमें दो सॉल्यूशन दिए गए, सॉल्यूशन ए एंड सॉल्यूशन बी, और बीच में हमारे लगा दी गई है क्या, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन की हम बात करें बेटा, तो ये क्या करती है, मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट होता है उसको, जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे उनको जाने देगी और फिर बाकी को नहीं जाने देगी। हाँ, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो सबसे पहले क्वेश्चन बोला गया था हमारा कि डायरेक्शन में जो नेट मूवमेंट है वो वाटर का वो किधर होगा, क्या होगा नेट मूवमेंट का वाटर का, यहाँ पर सॉल्यूट ज्यादा है एज कंपेयर टू सॉल्यूशन ए, देखो क्लियरली विजिबल है, ठीक है। एज कंपेयर टू सॉल्यूशन 1, सॉल्यूशन 2 में जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ज्यादा है। अब सॉल्यूट के मॉलिक्यूल जिधर ज्यादा होंगे वाटर का मूवमेंट भी बेटा उधर ही होता है, क्योंकि ये इसको बैलेंस करके रखेगा, इसको बैलेंस करने में हेल्प करेगा, क्योंकि यहाँ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी बेटा बीच में, तो इसको अपना पूरा का पूरा बैलेंस बनाने के लिए वाटर के मॉलिक्यूल्स को इधर लेना पड़ेगा। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट सॉल्यूशन 1 से सॉल्यूशन 2 में हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर जो हमारा होगा वो ए हो जाएगा, फ्रॉम सॉल्यूशन 1 टू सॉल्यूशन 2। क्लियर है? आंसर इज ए, ये देखो आंसर आ गया हमारा ए। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हमें दोनों स्टेटमेंट को पढ़ना है और सेलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शन को, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट बोला गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ द गैस सेल। यस, बिल्कुल सही है, किचन ऑफ द सेल बोल दो, पावर हाउस ऑफ द सेल बोल दो। माइटोकॉन्ड्रिया हम क्लास 7 से 6 से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल या नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2 बोला गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया आर यूज्ड टू ब्रिंग अबाउट स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ्स एंड रिलीज एनर्जी, ठीक है। तो बिल्कुल सही है बेटा दोनों ऑप्शन, देखो क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो यूज टू ब्रिंग अबाउट स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीडेशन होता है फूड स्टफ का, तभी तो एनर्जी रिलीज होगी एटीपी की फॉर्म में,
यहाँ पर एनर्जी जो है एटीपी की फॉर्म में रिलीज होती है, तो हम या तो पावर हाउस ऑफ द सेल इसीलिए तो बोल रहे हैं उसको, क्योंकि एटीपी की फॉर्म में एनर्जी रिलीज हो रही है। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही है, और स्टेटमेंट 2 जो है स्टेटमेंट 1 को एकदम क्लियरली जस्टिफाई कर रहा है। तो आंसर जो होगा हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा कि बोथ स्टेटमेंट ए एंड या फिर 1 and 2 आर ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। ठीक है, बिल्कुल जस्टिफाई कर रहा है इसको, तो आंसर इज ए। देख लो, आंसर इज ए। नेक्स्ट 12 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ 4 स्टेटमेंट हमें दे रखे 3, और यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है रिगार्डिंग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखो यहाँ पर बोला गया है कि एचसीआर हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन इन द लिवर ऑफ वर्टिब्रेट्स। बिल्कुल सही है, क्योंकि बेटा वर्टिब्रेट्स का जो लिवर है उसमें डिटॉक्सिफिकेशन करती है एचसीआर, और एचसीआर का जो मेन काम है वो लिपिड सिंथेसिस एंड साथ ही साथ स्टेरॉइड सिंथेसिस करती है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 बोला गया आरईआर हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे, और बेटा राइबोसोम्स का बेसिकली फंक्शन ही प्रोटीन सिंथेसिस है। ठीक है, तो आरईआर ही हमने उसको राइबोसोम्स की वजह से बोला था, राइबोसोम्स जो है प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, तो इसीलिए हम बोलते थे कि आरईआर हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। बिल्कुल सही है दोनों स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट बोला गया है ईआर हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू अनदर। बिल्कुल सही है बेटा, क्योंकि जो सेल है, ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करती है बेटा, जो न्यूक्लियस के अंदर की चीज़ें हैं उनको सेल के वहाँ तक ले जा, ये साइटोप्लाज्म तक ले जाने में हेल्प करती है। तो बेटा स्टेटमेंट तीनों करेक्ट है, बट हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था, तो आंसर जो है हमारा वो डी हो जाएगा। ठीक है, आंसर डी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की अब हम बात कर रहे हैं। तो टेक अ क्लीन ग्लास स्लाइड एंड पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन इट। हमने एक ग्लास स्लाइड लेनी है जिसके ऊपर कुछ वाटर की ड्रॉप्स को डालना है। फिर बोला गया नाउ प्लेस अ कंप्लीट रियो लीफ। रियो मतलब कि जो चितकबरी लीफ होती है ना वैसे। ठीक है, तो वेरीगेटेड लीफ लाइक रियो लीफ जो होती है, एक प्लांट है रियो, उसकी लीफ हमें लेनी है। ठीक है, तो प्लेस अ कंप्लीट रियो लीफ, पूरी की पूरी लीफ को हमें उसके ऊपर रख देना है। और फिर वहाँ बोला गया ऑन वाटर। ठीक है, फिर ड्रॉपलेट्स एंड एग्जामाइन करना है द सेल ऑफ लीफ अंडर द हाई पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के अंदर जब हम देखेंगे तो पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड सॉल्ट और शुगर। अब उसके ऊपर हमें क्या करना है, कंसंट्रेटेड सॉल्ट और शुगर का थोड़ा सा सॉल्यूशन डाल देना है ऑन द माउंटेन। ठीक है, रियो लीफ पे ऑन द ग्लास स्लाइड। वेट फॉर फ्यू मिनट, हमें कुछ टाइम के लिए वेट करना है, एंड अगेन ऑब्जर्व द लीफ अंडर द हाई पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। तो बेटा यहाँ पर पूछा गया है कि हमने जब माइक्रोस्कोप के अंदर पहले लीफ को देखा था और फिर हमने बाद में अब जब लीफ को देखा है तो लीफ में क्या होगा। तो देखो बेटा लीफ में क्या होगा, सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट विल बी योर ऑब्जर्वेशन आफ्टर फ्यू मिनट। कुछ टाइम के बाद जब हम लीफ को देखते हैं तो हमें क्या दिखेगा बेटा, यहाँ पर क्या होगा कि जो सेल का कंटेंट है आर सेपरेटेड फ्रॉम द सेल वॉल। बिल्कुल सही है, फर्स्ट ऑप्शन भी सही है कि सेल कंटेंट्स जो होगा या जो सेल का कंटेंट होगा वो सेपरेट हो जाता है फ्रॉम सेल वॉल से, सेल वॉल से वो दूर चला जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने उसको एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल दिया, या उसके ऊपर हमने एक हाइपर या कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन डाला, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो सेल वॉल है वो वैसी ही हो जाएगी, लेकिन जो उसके सेल ऑर्गेन्स होंगे वो श्रिंक होने लगेंगे। ठीक है, उसके बाद साइटोप्लाज्म अलोंग विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज कम टू लाई ऑन वन साइड ऑफ सेल वॉल। बिल्कुल सही है कि जो साइटोप्लाज्म है अलोंग विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक साइड हैज कम टू लाई ऑन वन साइड, पूरी की पूरी एक साइड चला जाएगा सेल वॉल के। ठीक है, फिर क्योंकि वो श्रिंक होगा अंदर का मटेरियल तो वो एक साइड चला जाएगा। ठीक है, थर्ड बोला गया क्लियर स्पेस इन सीन। बिल्कुल एक क्लियर स्पेस हमें दिखेगा, क्योंकि जैसे मान लो ये सेल है बेटा, ठीक है, ये सेल वॉल है, अब ये सेल मेम्ब्रेन है और इसका पूरा का पूरा एक ऑर्गेनल्स भी सब यहाँ इकट्ठे हो गए। ठीक है, हाइपर यहाँ पे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की वजह से, तो ये पूरा का पूरा ब्लैंक स्पेस हमें यहाँ दिख रहा है। ठीक है, तो बेटा तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही है,
बट हमें यहाँ पर क्या पूछा गया है, आफ्टर फ्यू, सब सब मिलेगा, सब देखने को मिलेगा, डी आंसर हो जाएगा, हमें सब देखने को, सारी कंडीशंस देखने को मिलेगी इधर, ठीक है, सब देखने को मिलेगा, इसीलिए आंसर इज डी, ऑल ऑफ देम, ठीक है। देख लो ये आंसर नंबर, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर इज डी। एंड 14th क्वेश्चन बोला गया बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द गिवन फिगर, इस फिगर में क्या करेक्ट बोला है, बी, ये बी है, देखो ये बी है, ये थाइलेकॉइड है, ये लैमिली है, यहाँ ये स्ट्रोमा है, ये लैमिली है, सी, ठीक है, ये सी है, ये ए है और ये बी है। तो यहाँ हमें ए, बी और सी तीनों को ऑब्जर्व करके बताना है कि क्या सही है। तो यहाँ पे ए बोला गया है, अ पार्ट लेबल्ड बी इज कॉल्ड इंटीग्रल थाइलेकॉइड्स, बेटा बी इज थाइलेकॉइड बोला गया है, नहीं है, गलत है। देखो बी, ये थाइलेकॉइड नहीं है, ये थाइलेकॉइड है बट ये थाइलेकॉइड नहीं है, इसीलिए ए ऑप्शन इज इनकरेक्ट। बी ऑप्शन में क्या बोला गया है, द पार्ट लेबल्ड सी इज कॉल्ड ग्रैनम, नहीं, ये ग्रैनम नहीं है बेटा, ये तो क्या है हमारा लैमिला, स्ट्रोमा लैमिली, ठीक है, लैमिली। थर्ड बोला डी, सी ऑप्शन बोला गया है, द पार्ट लेबल्ड ए इज द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन, ए इज द, बिल्कुल सही है, ए इज द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन, जिसको हम बोल देते हैं स्ट्रोमा, ठीक है, आंसर इज सी। डी क्या बोला गया है, देखा, द पार्ट्स लेबल्ड ए, बी एंड सी आर पोसेसेस फोटोसिंथेटिक पिगमेंट सच एज क्लोरोफिल, बिल्कुल गलत है बेटा, क्योंकि ए की बात करें हम, ए तो वो स्ट्रोमा है जिसमें डार्क रिएक्शन होती है, लाइट रिएक्शन नहीं होती है, ठीक है, तो वहाँ पे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होगा ही नहीं, क्लोरोफिल वहाँ एब्सेंट होगा, तो आंसर इज सी, ठीक है, देख लेते हैं, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर क्या बोला गया है बेटा हमसे, कि इफ यू रिमूव द फिमरी फ्रॉम द बैक्टीरियल सेल विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सेप्ट टू, अरे ये बेटा यहाँ पे बोला गया है कि कोई बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरिया की अगर हम फिमरी जो है उनको रिमूव कर देंगे तो बेटा बैक्टीरिया जो है किसी भी सरफेस से चिपक नहीं पाएगा, ठीक है, तो वो किसी भी सरफेस को पकड़ नहीं पाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर क्या आंसर दे सकते हैं हम, द बैक्टीरियल कुड नॉट लॉन्गर स्विम कर सकता है बेटा, वो फ्लैजिला के थ्रू करता है स्विम, ठीक है, इसीलिए आंसर ए, जो ऑप्शन ए है वो इनकरेक्ट है। द बैक्टीरिया वुड नॉट अदर टू द होस्ट टिश्यू, बिल्कुल सही है, उससे अच्छे से चिपक नहीं पाएगा अब, ठीक है, आंसर बी। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, बिल्कुल गलत है। द शेप ऑफ बैक्टीरिया वुड चेंज, कोई शेप चेंज नहीं होगी बेटा, उसकी शेप से मतलब ही नहीं है उसको, आंसर इज बी, ठीक है, ये देख लो, आंसर इज बी। नेक्स्ट चलते हैं हम, अमंग द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल पी, क्यू, आर एंड एस विच इज द ऑड वन आउट, हमें यहाँ पे ऑड वन आउट बताना है कि कौन सा ऑड वन आउट है। देखो बेटा ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा न्यूक्लियस और ये हमारा हो जाएगा प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट, ये हमारे हो जाएंगे राइबोसोम, ठीक है। तो बेटा देखो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और प्लास्टिड, ये तीनों तो बेटा डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, तीनों के तीनों, तो हम यहाँ बोल सकते हैं पी, क्यू एंड आर, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, ठीक है, ये तीनों डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है, ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है, तो ये आंसर हमारा हो सकता है, देखते हैं ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, बिकॉज द अदर्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, एस, यस बिल्कुल सही है, आंसर ए, ऑप्शन ए ही आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है, पर हम फिर भी आगे चलते हैं, पी बिकॉज द अदर्स आर इन्वॉल्व इन सेल सिक्रीशन, बिल्कुल गलत है, सेल सिक्रीशन किस चीज का सिक्रीशन करेंगे भाई, गलत है ये, ठीक है। सी बोला गया है आर बिकॉज द अदर्स आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन स्टोरेज, नहीं बिल्कुल नहीं, आर के अलावा ये प्रोटीन स्टोरेज ये सिंथेसिस करता है, ये नहीं करते हैं भाई। और क्यू बिकॉज द अदर्स आर इन्वॉल्व इन एनर्जी प्रोडक्शन, नहीं, एनर्जी प्रोडक्शन ऑन क्लोरोप्लास्ट सिर्फ, ठीक है, जो आर है बिल्कुल गलत है, ठीक है, आंसर इज ए बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा, ठीक है। देखो
17 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं बेटा। 4 स्ट्रिप्स आर कट फ्रॉम अ फ्रेश पोटैटो, हमने 4 स्ट्रिप कट की है पोटैटो, फ्रेश पोटैटो की। द लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिप इज मेजर्ड, और हमने सभी स्ट्रिप्स की जो लेंथ थी वो मेजर कर ली है पहले ही। 1 स्ट्रिप इज प्लेस्ड इन द वाटर, और हमने एक स्ट्रिप को तो वाटर में डाल दिया और अदर को हमने डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ शुगर सॉल्यूशन में डाल दिया। आफ्टर एन आवर, हम 1 घंटे के बाद देखते हैं कि द स्ट्रिप वेयर मेजर्ड अगेन, जब हम दोबारा उन स्ट्रिप को मेजर करते हैं उनकी लेंथ को, द रिजल्ट आर शोन इन द टेबल। विच ऑफ द लिक्विड पी क्यू आर एंड एस इज वाटर, इनमें से हमें बताना है कि किसको हमने वाटर में रखा। ठीक है, अब बेटा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम, तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में क्या होगा बेटा, वो सिकुड़ जाएगी, श्रिंक हो जाएगी जो स्ट्रिप्स है। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं जो पहले की हमने ओरिजिनल लेंथ थी वो ये मेजर की थी, बाद की हमारी ये है। तो पहले पी की लेंथ थी 75, बाद में भी 75, नो चेंज। क्यू की हम बात करें तो उसकी थी 78 और यहाँ पर 80, ये तो बढ़ रही है। आर की हम बात करें तो यहाँ पर थी 82, यहाँ पर 80, ये कम हो गई। एस की हम बात करें तो 86 एंड 85, ये भी कम हो गई। ठीक है, यहाँ पर इसकी कंसंट्रेटेड की बात करें तो यहाँ पर हमारा आंसर जो होगा बेटा 17 का आंसर हमारा क्यू होना चाहिए, क्यू ये वाला। ठीक है, आंसर इज बी, क्योंकि यहाँ पर देखो ये इसकी लेंथ यहाँ पे बढ़ रही है, पहले कम थी अभी ज़्यादा हो गई। ठीक है, इसके अंदर क्या हो गया, उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर अंदर जाएंगे, यहाँ पर क्या हो गया, सेम थी, नो चेंज। यहाँ पर कम हो गई, यहाँ पर भी कम हो गई लेंथ, सिर्फ एक ही जगह बढ़ी है। तो आंसर इज क्यू, जो क्यू है हमारा उसको हमने किस में रखा है, सॉल्यूशन में, मतलब वाटर में, बाकी सबको सॉल्यूशन में डाल दिया। ठीक है, चले आगे, आंसर इज क्यू, बी आंसर हो गया हमारा। हाँ, अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है और अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये थोड़ा, है ना, इसको समझने की कोशिश करते हैं एक बार। क्या बोल रहा है कि अ यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट, कोई भी एक यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट है एक्स, चाहे वो अमीबा को ले लेते हैं, चलो हम यहाँ। ठीक है, विच हैज कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, जिसके पास कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल टू रिमूव, हमने कर दी उसको रिमूव, टू एक्सेस इंटरसेल्युलर वाटर। ठीक है, वॉज प्लेस्ड इन सॉल्ट सॉल्यूशन, अब हमने उसको क्या करा, सॉल्ट सॉल्यूशन में डाल दिया ऑफ इंक्रीजिंग ऑस्मोलिटी, और उसकी हमने ऑस्मोलिटी बढ़ा दी। द गिवन ग्राफ, जो ग्राफ हमें दे रखा है, शो द रेट ऑफ कंसंट्रेशन, अब ये कंसंट्रेशन की रेट को शो कर रहा है। ठीक है, तो इसकी कंसंट्रेशन की जो रेट है वो तो ऑफ वैक्यूल टू पंप आउट एक्सेस वाटर अगेन ऑस्मोलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा होगा जो दिया हुआ डाटा है। तो नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं, बोला गया है इन एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन देयर इज नो डिफ्यूजन ऑफ वाटर इन और आउट ऑफ द एक्स। बेटा ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया कंसंट्रेशन रेट इज 0, ये तो गलत हो जाएगा ना भाई। हमने उसकी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल निकाल ली तो कंसंट्रेशन रेट जो होगी वो 0 नहीं होगी बेटा, कंसंट्रेशन की जो रेट होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर जो ग्राफ है उसके अकॉर्डिंग तो कंसंट्रेशन की जो रेट है वो इंक्रीज हो रही है, ये देखो कंसंट्रेशन रेट इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए तो गलत हो जाएगा, और ऑस्मोलिटी भी तो डिक्रीज होगी उसकी। यहाँ पर ये देखो ऑस्मोलिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है। हाँ, तो यहाँ पर बोला गया एट हाई ऑस्मोलिटी मोर सॉल्ट डिफ्यूजेस इनटू एक्स, नहीं बिल्कुल गलत है। द रेट ऑफ कंसंट्रेशन इंक्रीज, ये बिल्कुल सही है, कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, ऑस्मोलिटी डिक्रीज हो रही है, बिकॉज अमाउंट ऑफ वाटर एनर्जी या वाटर एंटरिंग, जो वाटर एंटर हो रहा है सेल के अंदर, जो एक्स सेल हमने लिए बाय ऑस्मोसिस इंक्रीज। ठीक है, मतलब कि जो ऑस्मोसिस होगा ना बेटा वहाँ पे, तो सेल के अंदर वाटर जाएगा, तो इस वजह से उसकी जो कॉन्ट्रैक्शन होगा वो इंक्रीज होगा और ऑस्मोलिटी उसकी डिक्रीज होगी, जब ये पॉसिबल है। ठीक है, द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज लेस एफिशिएंट, ये बिल्कुल गलत है, आंसर सी हमारा यहाँ पर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर नंबर सी। क्लियर है, देखो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ इसकी डायरेक्शन ये है,
देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 19 और 20 के लिए हमारे पेपर में दो डायरेक्शन, यहाँ पे डायरेक्शंस दी गई हैं जो हमें 19 और 20 दोनों को लिए फॉलो करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट बोला गया है मेम्ब्रेन विद पोर्स, जिसमें मेम्ब्रेन भी है और उसके साथ पोर्स भी हैं, तो उसको हम बोल देते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। सेकंड बोला गया इनर मेम्ब्रेन विद स्टॉक पार्टिकल्स, यहाँ पे जो स्टॉक पार्टिकल्स होंगे वो क्या हो सकते हैं इनर मेम्ब्रेन में, माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं हम इनको, हाँ। एट प्लेसेस द इनर मेम्ब्रेन इज कनेक्ट टू स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर्स, जिनको हम क्या बोल देंगे, क्लोरोप्लास्ट। ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्लोरोप्लास्ट। sac-like organelles containing hydrolytic enzyme is called lysosome, ठीक है। मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल, इसको हम बोल देंगे राइबोसोम, ठीक है। ये राइबोसोम हो गए, न्यूक्लियस होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, क्लोरोप्लास्ट हो गया, ठीक है। अब हमें दो क्वेश्चंस यहाँ पे दे रखे हैं जिनके बारे में हमें बताना है कि कौन सा आंसर किसके लिए सुटेबल होगा। तो बोला गया सेलेक्ट द ऑप्शन द करेक्टली आइडेंटिफाई एनी ऑफ दीज ऑर्गेनल्स। ये ऑर्गेनल्स हमें यहाँ पे बोला गया है फर्स्ट न्यूक्लियस, पी इज न्यूक्लियस, तो यहाँ पर हम देखते हैं पी इज न्यूक्लियस, पी बिल्कुल सही है, पी इज न्यूक्लियस क्योंकि मेम्ब्रेन विथ पोर्स इज न्यूक्लियस। सेकंड बोला गया है माइटोकॉन्ड्रिया, क्यू इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड एस इज राइबोसोम, तो क्यू इज माइटोकॉन्ड्रिया सही है, एस इज राइबोसोम नहीं, वो लाइसोसोम से, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन ए वाला जो है गलत हो जाएगा। क्यू आर एंड टी, क्यू क्लोरोप्लास्ट, आर माइटोकॉन्ड्रिया गलत है क्योंकि क्यू है माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये भी गलत है। आर इज क्लोरोप्लास्ट बिल्कुल सही है, एस इज लाइसोसोम्स बिल्कुल सही है, लाइसोसोम्स ही तो है एस, ये देखो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम लाइसोसोम्स, एस इज लाइसोसोम्स एंड बोला गया है हमें राइबोसोम्स, टी इज राइबोसोम्स बिल्कुल, टी इज राइबोसोम्स, ये रहा सब यूनिट्स, तो ये राइबोसोम्स है, तो हमारा आंसर जो होगा बेटा यहाँ पर सी वाला हो जाएगा, आर इज क्लोरोप्लास्ट, एस इज लाइसोसोम्स और टी इज राइबोसोम्स, ठीक है। चले आगे, ये आंसर इज सी। सेलेक्ट द करेक्ट मैच ऑफ ऑर्गेनल एंड इट्स फंक्शन, इनके फंक्शन हमें बताने। पी इज प्रोटीन सिंथेसिस, कौन करता है, राइबोसोम, ठीक है। फैट, आर जो है फैट सिंथेसिस कौन करता है, लाइसोसोम। डिस्पोजल ऑफ वर्म, नहीं फैट सिंथेसिस, डिस्पोजल ऑफ वर्म आउट सेल ऑर्गेनल, ये हमारे लाइसोसोम्स करते हैं, यहाँ पे लाइसोसोम्स नहीं है, फैट का सिंथेसिस लाइसोसोम्स नहीं करते, ठीक है। उसके अलावा फिर हमें बोला गया है एनर्जी प्रोडक्शन जो है हमारा वो माइटोकॉन्ड्रिया करेगा। एक बार देख लेते हैं हम, फैट यहाँ पर, फैट के लिए ई आर आना चाहिए बेटा, यहाँ पे लाइसोसोम्स नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं एक बार, मेम्ब्रेन बाउंड माइटोकॉन्ड्रिया ये रहा, क्यू माइटोकॉन्ड्रिया दे रखा है यहाँ पे, लाइसोसोम्स को एस दे रखा है और राइबोसोम्स को दे रखा है टी, तो यहाँ पर देख लेते हैं टी इज राइबोसोम्स नहीं है, ठीक है। करेक्ट मैच बताना, एस इज लाइसोसोम्स, ये सही हो जाएगा हमारा 20 में यही आंसर आएगा हमारा सी, डिस्पोजल ऑफ वर्म, हाँ क्योंकि लाइसोसोम्स जो है वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को कंटेन करके रखते हैं, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा कि जो लाइसोसोम्स हैं वो सेल का डिस्पोजल सिस्टम हम उसको बोल सकते हैं, क्योंकि हमने बोला अभी स्टार्टिंग में जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया तब हमने बोला था कि ये सुसाइडल बैग्स होते हैं सेल के, ठीक है। तो आंसर इज सी। अब हाँ, 2022 का हमें क्वेश्चन पेपर डिस्कस करना है बेटा, 3-4 क्वेश्चन आए थे इस चैप्टर से, तो एक बार हम देख लेते हैं कौन से 3-4 क्वेश्चन है जो हमारे इस पेपर में आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 21 बोला गया है कि विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ, किसका फंक्शन नहीं है, इट मेंटेन्स इंडिविजुअली ऑफ द सेल,
सेल का फंक्शन नहीं है. इट इज परमिएबल देयरफॉर इज प्रिवेंट सेल कंटेंट्स टू मिक्स विद इट्स एनवायरमेंट. इट junctions help to keep the cell together. It protects the cell from injury. बेटा यहाँ पर हो जाएगा हमारा कि फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन नहीं है. आंसर बी हो जाएगा बेटा, क्योंकि सेल को मेंटेन करके रखती है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो सेल को मेंटेन करके रखती है. यहाँ पे बोला गया इट इज इम्परमिएबल. बेटा इम्परमिएबल नहीं होती है, सेलेक्टिवली या सेमी परमिएबल होती है. ठीक है, इसीलिए जो हमारा आंसर है इसका बी हो जाएगा. क्लियर है, आंसर इज बी. नेक्स्ट, अनन्या वॉज आस्क्ड बाय हर टीचर. उसके टीचर को वो बोलती टू राइट फ्यू पॉइंट्स ऑन फैगोसाइटोसिस. उसके ऊपर वो किसके ऊपर, फैगोसाइटोसिस के ऊपर कुछ पॉइंट्स लिखती है वो अनन्या. ठीक है, तो बोलती है उसने लिखा है कि शी रॉट फ्यू स्टेटमेंट्स, हाउएवर वन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. उनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ये 4 स्टेटमेंट अनन्या ने लिखे हैं, है ना. अब वो पूछ रही है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है फॉर फैगोसाइटोसिस. ठीक है, हमें बताना है कि जो जितने स्टेटमेंट इनकरेक्ट है उसके लिए हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. ठीक है, आप देखो बेटा क्वेश्चन ने कितने अच्छे तरीके से घुमाया है. यही चीज हमें ध्यान रखनी है वहाँ पे, इनकरेक्ट का, करेक्ट का. ठीक है, तो यहाँ बोला गया इट इज द इनटेक ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर पार्टिकल्स. बिल्कुल सही है बेटा. फेगोसाइटोसिस जो होता है, सेल क्या कर रही है, बाहर से जो चीज़ है उसको अंदर ले रही है. तो ये क्या कर रही है, एक्स्ट्रा सेलुलर पार्टिकल्स को इनटेक कर रही है. फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. सेकंड, इट इज़ अ न्यूट्रिटिव एंड डिफेंसिव प्रोसेस भी है, बिल्कुल सही है. ये कोई भी न्यूट्रिशन को अंदर ले रही है या डिफेंस के लिए उसको अंदर ले रही है, बाहर छोड़ रही है. ठीक है, माइक्रोफिलामेंट्स जो होते हैं वो प्ले करते हैं, प्ले नो रोल इन इट. बिल्कुल सही है बेटा. माइक्रोफिलामेंट नहीं गलत है ये. यहाँ पे माइक्रोफिलामेंट्स होंगे ना, ये गलत है स्टेटमेंट. ठीक है, सेल मेम्ब्रेन ग्रोज अराउंड द पार्टिकल एज स्यूडोपोडिया. बिल्कुल सही है बेटा, स्यूडोपोडिया की तरह वर्क करते हैं ये. अमीबा मान सकते हैं इसको हम. ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ये 3 स्टेटमेंट सही है. थर्ड वाला स्टेटमेंट गलत है. तो हमें यहाँ पे गलत स्टेटमेंट को ही बताना है कि कौन सा ऑप्शन है जिसमें इनकरेक्ट आंसर है. तो आंसर हमारा यहाँ पर ओनली 3, ये हो जाएगा डी आंसर. ठीक है, 22 का आंसर नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, गिवन बिलो आर नेम्स ऑफ फ्यू सेल ऑर्गेनल. बेटा कुछ सेल ऑर्गेनल्स के हमें यहाँ पर नाम दे रखे हैं, लाइक राइबोसोम, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स और लाइसोसोम्स. ठीक है, अब हमें यहाँ पे पूछा गया है हाउ मेनी ऑफ दीज आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल. तो बेटा प्लांट सेल में हमें इनमें से कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होगा. राइबोसोम्स बोथ में प्रेजेंट होते हैं, वैक्यूल भी बोथ में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया बोथ में होगा, प्लास्टिड एंड लाइसोसोम्स बोथ में होगा. आंसर एक आएगा हमारे यहाँ पे. ए आंसर इज करेक्ट. सिर्फ एक ही सेल ऑर्गेनल्स हैं जो हमारी प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होता है, एनिमल में नहीं होता है, एनिमल में एब्सेंट. ए इज करेक्ट आंसर. बेटा ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा. और ये क्वेश्चन देखो 2022 का जो क्वेश्चन है ये पहले भी आ चुका है, पहले भी एग्जाम में आ चुका है. और ये 2022 का जो क्वेश्चन है वो देखो, refers to the given figure and select the incorrect statement regarding x, y and z. हमने बात की थी x, y और z के बारे में. तो x, y और z के लिए हमने बोला कि x is freely permeable to small molecules and ions. बिल्कुल गलत था ये. तो आंसर इज ए, क्योंकि जो x है वो फ्रीली परमेबल नहीं होती है. ठीक है, वो किसी भी मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट के लिए नहीं है. ठीक है, ये इनर मेम्ब्रेन है जो क्रिस्टे है, इसीलिए हमारा आंसर जो है ए आंसर करेक्ट हो जाएगा. सो हमारे ये क्वेश्चंस तो हो गए बेटा कंप्लीट सेल के. तो ठीक है, सेल के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हमारे. ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग बेटा. और अब नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी वो होगी टिश्यू की, एनएसओ की. सेकंड वाला जो चैप्टर है टिश्यू, उसकी हमारी क्लास होगी. तो ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए. आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो 17 अक्टूबर को है और एक एग्ज़ाम जो है 21 अक्टूबर को है. 17 अक्टूबर वालों के लिए ऑल द बेस्ट. लेट्स क्रैक इट.